Equilibrium of concurrent forces. Statement: if number of forces acting at a point, then vector sum of all the forces is 0. एक सिंगल पॉइंट पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हो तो उनका सबका वेक्टर सम जो है 0 होता है. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सपोज दैट दिस इज ए पॉइंट. दिस इज अ पॉइंट. हेयर द फोर्स F1 इज एक्टिंग along दिस डायरेक्शन. एक पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर ये फोर्स F1 एक्ट कर रही है. And this is another force F2 acting along this direction. The force F2 is acting along this direction. So in दोनों forces का resultant it can be find out by using triangle law of vector addition. Suppose that this is a force F2 and this force F1. ये मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दी, जैसे है वैसे ही उठाई यहाँ से, इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये दोनों जो है ऑर्डर में होगी तो इनका थर्ड क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट. तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन गया. तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये डायरेक्शन में मैं बोलूँगा दिस इज़ द रिजल्टेंट. दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2. तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस साइड मूव करेगा. अगर मैं बराबर अमाउंट का फोर्स जो है इससे अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा तो ये मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट पे रहेगा. तो मान लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन में जो है F3 फोर्स एक्ट कर रहा है. द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट और इन कंटिन्यूस मोशन इफ अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू 0. ये तो F1 और F2 ये आ गया मेरे पास. तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करना था लेकिन मैंने उसके बराबर अमाउंट का फोर्स जो है ये लगा दिया. तो जो है ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट में. कभी भी बैलेंस्ड फोर्स जो है कि अंडर जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है देन अब ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. राइट. तो यहाँ पे अगर ये फोर्स, ये रिजल्टेंट फोर्स इस फोर्स के बैलेंस के बराबर आ जाए देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो मेरे पास जो है क्या है, यहाँ से इस डायग्राम से इस पॉइंट पे मैं देखूँगा कि F3 जो है F3 फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2. F1 माइनस ऑफ F1 प्लस F2. तो रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास F1 प्लस F2 प्लस F3. तीनों फोर्सेस का सम जो है इज इक्वल टू 0. राइट. बट इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग F1 प्लस F2 प्लस F3 plus up to so on plus Fn is equal to 0. So this is the way we can say that if number of forces acting on a point then sum of all the forces is equal to 0. तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा. इस तरह की फोर्सेस जो एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट करती है और ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है या कंटिन्यूस मोशन में है, these such type of forces are known as concurrent forces. इन फोर्सेस को बोलते हैं concurrent forces. तो सम न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं. आई हैव अ न्यूमेरिकल हियर NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम. सपोज दैट दिस इज ए रिजिड सपोर्ट. दिस इज अ रिजिड सपोर्ट. ये रिजिड सपोर्ट है और मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है. ये स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग. इसके साथ जो है मास लगा हुआ है ये, और दिस इज हियर 6 kg वेट. और इसका जो है ये इसका लेंथ 2 मीटर है. 2 मीटर इसका लेंथ जो है 2 मीटर है. क्वेश्चन है मेरे पास, अगर इसको मिड से फोर्स लगाई जाए 15 न्यूटन अलोंग दिस साइड. इसको यहाँ से, ये मिड हो गया इसका, अगर इसको फोर्स लगाई जाए इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए देन जो रोप यहाँ पे एंगल बनाएगी. तो इसका मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ. अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगा क्योंकि आपने इसके मिड से इधर इसको फोर्स लगा दी. फोर्स कितने लगाई आपने, 15 न्यूटन आपने फोर्स लगाया. ये 1 मीटर का लेंथ और 1 मीटर का रह गया इधर नीचे, और ये सिंपली 6 kg वेट. राइट. तो क्वेश्चन है मेरे से, बोला है टेक ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड square and what is the angle the rope made with this
लाइन, ये एंगल पूछा हुआ है, ये वाला एंगल मेरे से पूछा गया है, राइट। तो ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 1 मीटर का लेंथ है, ये 1 मीटर का है, 6 kg वेट। तो ये यहाँ पे खिंचाव जो पड़ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से अवे, दैट इज़ नोन एज, सपोज करो मैंने इसको टेंशन T1 मान दिया, टेंशन इज ए फोर्स T1। और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ जो खिंचाव पड़ रहा है, इसको टेंशन मैंने T2 मान लिया, ऊपर से लग रहा है तो बराबर इधर भी लग रहा है, अगर ये रेस्ट पे है T2, कोई भी फोर्स अवे फ्रॉम द मास उसको टेंशन बोलते हैं, फोर्स। अब 60 kg वेट, मैंने आपको पहले ही बताया था, 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें ग्रेविटी से तो ये फोर्स बन जाती है नीचे की तरफ, दैट इज इक्वल टू 60 न्यूटन, राइट। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है ये, तो इसको जो मैं इसका डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ। अब इसको मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा। देखिए ये जो T1 फोर्स लग रही है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस फोर्स को मैं रिजॉल्व करूँगा कंपोनेंट में, और ये वाला कंपोनेंट आएगा T1 कोसाइन थीटा, राइट, और ये वाला कंपोनेंट आएगा T1 साइन थीटा। अब इस पॉइंट पे दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स, दिस इज बैलेंस्ड बाय दिस इज बैलेंस्ड बाय दिस एंड दिस इज बैलेंस्ड बाय दिस। तो मैं इस डायग्राम से, इस अबव डायग्राम बता रही है T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन। मेरे पास इक्वेशन आ गया, T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन। दूसरा मेरे पास आ रहा है T1 कॉस थीटा, T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू T2 के बराबर आना चाहिए, इज इक्वल टू 60 न्यूटन, राइट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे तो T1 से T1 कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 50/60, इट इज इक्वल टू सम आउट 5/6। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/6, इट इज इक्वल टू 0.8 के आसपास। अब टेन थीटा जो का वैल्यू जो है 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है, तो ये 1 से थोड़ा सा कम है, 0.8 वैल्यू है, तो थीटा का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इट इज़ इक्वल टू 40 डिग्री के आसपास आ जाएगा। थोड़ा सा आइडिया लगा के, अदरवाइज टेबल भी देखें इसका, तो इस तरह की प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व की जा सकती है। मेरे पास एक और मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ, दिस इज ए न्यूमेरिकल, मेरे पास ये न्यूमेरिकल दिया है, दिस इज ए पॉइंट ऑफ रिजिड सपोर्ट, और ये एक स्ट्रिंग लगा है, एक इधर से लगा है ऐसे, ये इसके साथ जो है ये मास लगा हुआ है नीचे, और ये मास लगा हुआ है नीचे 4 kg वेट, इसने बोला है इसको 4 kg वेट, और मेरे से पूछा है टेंशन T1 निकालिए और T2। टेंशन ये इसको रिप्रेजेंट किया गया है T1, और इसको रिप्रेजेंट किया गया है T2, और साथ में मेरे पास ये वाला एंगल भी गिवन है, राइट। तो इस तरह का प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, इस पॉइंट पे सपोज दैट ये जो पॉइंट है यहाँ पे हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो मैंने ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो बेटा ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, T1 को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया तो ये बन गया T1 कोसाइन 60 डिग्री, और ये बन गया T1 साइन 60 डिग्री, राइट। और ये वाला टेंशन को मैं T3 मान सकता हूँ, ऊपर को ये T3 मान सकता हूँ इसको। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का डायग्राम बना है। अब मैं बैलेंस कर दूंगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, दिस इज इक्वल टू दिस फोर्स, क्योंकि ये सारा सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है। दीज आर द, तो मेरे पास T2 इज इक्वल टू, यहाँ से जो आ रहा है मेरे पास, मेरे यहाँ से T3 आ जाएगा सीधा, देखो T3 मेरे पास कितना आ जाएगा 4 kg वेट, 4 kg वेट मतलब ग्रेविटी से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 × 10 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ये आ गया मेरे पास T3 का वैल्यू। तो T3 किसके बराबर है, T1 साइन 60 के बराबर है, तो T1 साइन 60 डिग्री किसके बराबर बना,
40, T3 के बराबर है ये, 40 के बराबर। तो T1 इंटू साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू 40। सो T1 इज इक्वल टू 80/√3 न्यूटन। इस तरह का मेरे पास कुछ आंसर आ जाएगा। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और मेरे पास T2 कितना आ जाएगा, ये मैंने T1 निकाल लिया, और T2 निकालना हो तो T2 इज़ बैलेंस्ड बाय द फोर्स, इसने बैलेंस किया इसको, T1 को साइन 60 डिग्री, राइट। सो T2 इज इक्वल टू, T1 का वैल्यू ये 80/√3, 80 डिवाइड बाई √3 इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, जो भी वैल्यू आएगा न्यूटन में, राइट। दिस इज द वे यू कैन